वेलकम अगेन फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। और आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स डेवलपर टूल्स पे। तो डेवलपर टूल्स है क्या फ्रेंड्स? तो मुझे लगा कि ये वीडियो बनानी चाहिए। लास्ट वीडियो में हमने रिएक्ट जेएस की JSX के बारे में जाना और वहाँ पे भी मैंने थोड़ा बहुत इंस्पेक्ट करके दिखाया आपको। बट मुझे लगा कि काफ़ी लोगों को शायद पता नहीं होता है डेवलपर टूल्स के बारे में, तो मुझे इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए और मैंने बनाई। और साथ के साथ हम जानेंगे रिएक्ट डेवलपर टूल्स पे। तो फ्रेंड्स पहले हम जानते हैं डेवलपर टूल्स। तो फ्रेंड्स हर जो भी सॉफ्टवेयर होता है या आप मोबाइल ले लीजिए, जो भी सॉफ्टवेयर है या मोबाइल है वो बने सबके लिए होते हैं फ्रेंड्स। बट कुछ चीज़ें उनमें ऐसी होती हैं जो डेवलपर पर्पज़ के लिए बनी होती हैं, यानी कि जब कोई प्रोग्रामर, कोई डेवलपर या जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जब वो एक्चुअल सिस्टम को डेवलप करता है उसकी हेल्प के लिए बनाए होते हैं। तो ऐसा ही हमारे पास डेवलपर टूल्स है फ्रेंड्स, जिससे हम जो हमारी डिबगिंग है या बग फिक्सिंग कह लो, या हम जो रिसर्च करते हैं या बग फाइंड आउट करते हैं अपने सॉफ्टवेयर, अपनी वेब ऐप में, अपनी वेबसाइट में, तो उसके लिए ये बनाया गया है डेवलपर टूल्स। तो आप जानते हैं इसको कि वो ब्राउज़र में ओपन कैसे होता है। और इससे पहले एक बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, ये डेवलपर टूल्स है जो वो हर ब्राउज़र में अवेलेबल है। अगर आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसमें भी अवेलेबल है। मैं अभी आपको क्रोम में दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ। जो माइक्रोसॉफ्ट का एज है उसमें भी है, सफारी में है, मोजिल्ला में है, ओपेरा में, जितने भी ब्राउज़र हैं सभी में ये डेवलपर बार आती है फ्रेंड्स। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसे। तो आपको स्क्रीन पे जस्ट राइट क्लिक करना है और यहाँ पे कर देना है क्लिक इंस्पेक्ट। और जैसे ही आप इंस्पेक्ट करेंगे फ्रेंड्स, हमारे पास एक बार ओपन हो जाएगी। तो इसे बोला जाता है डेवलपर टूल बार। तो अब इसमें आप देखेंगे जो हमारा फर्स्ट टैब है वो है एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स में क्या है फ्रेंड्स, जो तो हमें लेफ्ट साइड में दिख रही है वो सारी की सारी HTML है। और आप देख भी सकते हैं कि स्क्रीन पे जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे वहाँ पे HTML के टैग आ रहे हैं, तो वो उतने उतने पोर्शन को हाईलाइट कर रहा है फ्रेंड्स। यानी कि वो उतने उतने पोर्शन को, जो उसकी रेंडरिंग है, ये जो उसका विड्थ का स्कोप है, हाइट का स्कोप है, साथ के साथ हमको बताने पे लगा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये टूल फ्रेंड्स, आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा इसे यूज़ करते। वैसे तो आप लोगों को सबको ही पता होगा, बट कुछ न्यू जो लोग होंगे जिन्होंने अभी HTML CSS या जावास्क्रिप्ट या जो भी अभी कर रहे हैं, उनके लिए शायद ये उनको नहीं पता हो। तो उनके लिए बताना चाहूँगा कि ये इस तरीके से चलता है इंस्पेक्ट। और आप यहाँ पे जो चीज़ें हमें व्यू सोर्स में, जब हम ब्राउज़र का व्यू सोर्स करते हैं, जैसा कि आप यहाँ से कर सकते हैं व्यू सोर्स, इसमें भी आपको सारी चीज़ें दिखती हैं पेज की, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का कोड आप व्यू सोर्स में देख सकते हैं। जैसा कि ये अगर मैं क्लिक करूं आगे, तो ये आगे ये फाइल खुल गई है जावास्क्रिप्ट की, इस तरीके से देख सकते हैं। बट आप इसमें इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि आपको इसमें डिबग नहीं कर सकते, जो कि आप इस डेवलपर टूल बार से कर सकते हैं फ्रेंड्स। और ये काफ़ी हेल्पफुल करता है अगर मान लो आपने HTML के बग फिक्स करने हैं, कुछ इशू फिक्स करने हैं, या मैं कह लूँ कि आपको जैसे ये टाइटल है अभी किस साइज़ का है, या आपने बड़ा करके देखना है, छोटा करके देखना है, लुक एंड फील पे इम्पैक्ट करके देखना है, तो ये बार बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको इसे यूज़ करना चाहिए और सीखना चाहिए फ्रेंड्स। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें डीप में काफ़ी कुछ है इसमें, बट आप थोड़ा बहुत भी आपको एलिमेंट जो हमारा ये टैब है इसको ही आपको यूज़ करनी है। आ गया HTML CSS के लिए तो काफ़ी कुछ होगा फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं आगे। पहले फ्रेंड्स बात करूं कि अगर मान लो मुझे इस
जो ये मेरी पिक्चर दिख रही है आपको, इसको इंस्पेक्ट करना है तो मैं राइट करूँगा इस पे और वो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये सिलेक्ट हो गया है फ्रेंड्स, ये इमेज सिलेक्ट हो गई है मेरी। ठीक है, तो आप जैसे ही मैंने उसे सिलेक्ट किया तो जो भी उसका जो स्क्वायर बन रहा है या सर्कल बन रहा है उसकी मुझे उसने विड्थ दिखा दी 150 बाई 150 पिक्सल है फ्रेंड्स। से इसकी मुझे दिखा दी। और जो हमारा राइट पोर्शन है आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टाइल लिखा है, यानी कि ये CSS का पोर्शन है फ्रेंड्स, जहाँ से उस एलिमेंट पे या उस टैग पे कौन सी CS या स्टाइल इम्प्लीमेंट है वो सारी की सारी चीज़ें ये दिखा रहा है। कुछ ये ब्राउज़र के प्रीफिक्स भी हैं जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है अगर आपको ये क्लास, अगर ये टैग या कुछ भी चेंज करना है, आप राइट क्लिक करोगे, एट्रीब्यूट ऐड करना है तो कुछ एट्रीब्यूट आप ऐड कर सकते हो। जैसे मैं ऑल्ट या मैं यहाँ पे टाइटल लिखूँगा और मैंने टैब दबाया है और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रविंदर और एंटर मारूँगा। तो ये इस तरीके से इसकी वैल्यू ऐड हो गई है फ्रेंड्स, एट्रीब्यूट। अगर मुझे इसकी HTML एडिट करनी है तो मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ। ये रविंदर इसने गलत लगा दिया था फ्रेंड्स, तो हम इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। और फिर मैं कहीं भी क्लिक करूं तो ये मेरी HTML भी एडिट हो गई है। सॉरी, मुझे रविंदर लिख के फिर मुझे तो इस तरीके से ये HTML भी एडिट हो जाती है फ्रेंड्स इसमें। अभी ये पता नहीं क्यों नहीं हो रही है बट ये हो जाती है। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट भी मार सकता हूँ। तो ये हो रही है फ्रेंड्स ये। तो अब करते हैं आगे। मान लो मुझे इस जो ये साइज़ था जो हमें यहाँ पे दिख रहा है इसको बढ़ाना घटाना है तो वो कैसे कर सकता हूँ मैं। तो ये वाली क्लास इसमें आप देख सकते हैं कि हेडर के अंदर एक प्रोफाइल इमेज करके एक क्लास लगी हुई है इस पे, और ये बॉर्डर भी है ऐसे। तो इस पहले तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये पिकर ऐड हो जाए, खुल जाएगा और मैं जो कोई भी कलर इस पर कर सकता हूँ और इसे हटा भी सकता हूँ और मार्जिन भी हटा सकता हूँ और ये रेडियस भी हटा सकता हूँ। तो स्क्वायर हो गई है। तो एक्चुअल में ये पिक्चर कुछ ऐसे है फ्रेंड्स, जो कि हमने स्टाइल से ऐसे बना रखी है इसे। और मैं इसकी विड्थ भी अगर करूँ तो मैं छोटी भी कर सकता हूँ फ्रेंड्स इसकी विड्थ। तो ये देखो, इस सारे के सारे इम्पैक्ट मैं करके देख सकता हूँ। तो कहने का मतलब है आप HTML CSS की जो भी डिबगिंग है, जो भी करंट में आपको ये टेक्स्ट ऐसा चाहिए, बोल्ड चाहिए, आप साथ के साथ इस डेवलपर टूल बार से करके देख सकते हो, जिससे आपका काफ़ी टाइम सेव होगा एक्चुअल करने में। अगर आप फाइल में करते होगे, बार बार सेव करोगे, फाइल देखोगे, तो आपका जहां आपके 15 मिनट लगने हैं उसे कोड लिखने में, यहाँ पे आपका 10 मिनट में या 20 सेकंड में, 10 सेकंड में या 20 सेकंड में काम हो जाएगा। जैसे अब मैंने इसकी विड्थ की बात की तो ये काफ़ी हेल्पफुल है फ्रेंड्स। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं हम इस पे। ये तो सिलेक्शन ही है, जैसे मैंने बताया कि सिलेक्शन चाहे आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। ठीक है, दूसरा जो ये बार है लिखा हुआ है टॉगल डिवाइस टूल बार, तो ये बार भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और आपको पता लग ही गया होगा कि ये बार है क्या। तो फ्रेंड्स, जब आप अपने लेआउट को बनाते हो रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव इन द सेंस बनाते हो डिवाइस कंपैटिबल, जैसे कि आज के हमारे स्मार्टफोन हैं, हमारे टैबलेट हैं, आईपैड हैं, या स्मॉल स्क्रीन के लैपटॉप हैं, किसी भी तरह के स्मॉल डिवाइस जो कि लेआउट अगर वेबसाइट की देखा जाए तो काफ़ी बड़ी लेआउट है यहाँ पे, तो उसको स्मॉल साइज़ की डिवाइस में वो कैसे दिखेगी, अगर नहीं दिख रही है तो कैसे उसको उसके कंपैटिबल बनाएंगे, तो उसकी टेस्टिंग आप इसके थ्रू कर सकते हो। जैसा कि अगर मैं आईफोन की बात करूं तो ये आईफोन में कुछ इस तरीके से दिखा है, क्योंकि ये मैंने रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाई है फ्रेंड्स, इसीलिए ये इस तरह से दिख रही है। अदरवाइज़
ये नहीं दिखती इस तरह से। तो यहाँ पे आप हर तरह के साइजेस कर सकते हो चेक, ये इस तरह से मोबाइल में दिखेगी फ्रेंड्स। और भी सारे काफ़ी आईपैड है, आईपैड में कुछ इस तरीके से दिखेगी, ठीक है। फिर गैलेक्सी फोल्ड है, सारे तरह के मोबाइल हैं इन द सेंस। तो आप रिस्पॉन्सिव लेआउट भी इसमें ऐसे चेक कर सकते हैं। तो ये तो थी बात फ्रेंड्स एलिमेंट टैग की। अगर आप सब एलिमेंट की बात करें तो स्टाइल है, स्टाइल का मैंने आपको बता ही दिया। कंप्यूट है, कंप्यूट में ये जो भी ओवरऑल जो हमारा जो भी सिलेक्शन हो रखा है उसकी बॉक्स की मार्जिन, बॉर्डर पैडिंग कितनी ले रखी है, एक्चुअल साइज़ क्या है, और उनके सारी प्रॉपर्टीज़ आगे वो सारी बता रहा है फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। इवेंट लिस्टनर में जो जो इवेंट एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट के या इन पे एक्चुअल हो सकते हैं इस कंटेनर में या इस टैग में, वो सारे के सारे इवेंट हमें डिस्प्ले हो रहे हैं फ्रेंड्स। उसके बाद हमारे पास डोम ब्रेक पॉइंट है, अभी के लिए इसका कोई यूज़ नहीं है। फिर प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके अलग कभी कोई यूज़ नहीं है। एक्सेसिबिलिटी का भी कोई यूज़ नहीं है हमारे पास। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम कंसोल की। तो फ्रेंड्स कंसोल यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं। अब इसका भी बहुत बड़ा रोल है फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट की वीडियो में भी देखा होगा कि कंसोल जैसे आप जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट में क्या है कि अब आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शन है, काफ़ी सारी तरीक़ों से आप जावास्क्रिप्ट का प्लेग्राउंड बना सकते हैं। प्लेग्राउंड इन द सेंस जहाँ पे आपको फुल फ्लेक्सिबिलिटी हो कि आप कोड राइट करें और साथ के साथ उसकी जो आउटपुट है देख सकें विदाउट एनी इम्प्लीमेंट द एक्चुअल ऐप। तो ऐसा ही हमारे पास कंसोल पैनल है, बहुत अच्छा है। पहले अगर मैं बात करूं काफ़ी साल पहले की कि कंसोल हमारे पास नहीं था, तो उस टाइम हम अगर जावास्क्रिप्ट को प्रिंट करने के लिए कोई वैल्यू या डिबग करने के लिए वैल्यू करें तो हमें अलर्ट यूज़ करना पड़ता था। और अलर्ट कई बार हम ऐसे केसेस में यूज़ कर देते थे जो कि मेमोरी बहुत कंज्यूम करता था और कभी कभी वो ब्राउज़र क्रैश भी कर देता था। तो उसके ऊपर भी हम आगे फर्दर डिटेल में जाएंगे कि वो किस केस में करता था। अभी के लिए बताऊं कि कंसोल में फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हो, इसके कुछ मेथड हैं। जैसा कि एक मेथड है कंसोल डॉट लॉग, और इसको आप ऐसे और इसके अंदर स्ट्रिंग फॉर्म में कुछ लिख दो फ्रेंड्स, तो ये प्रिंट हो जाता है जैसा कि आपने अभी देख ही लिया होगा स्क्रीन में। तो और कंसोल जो एक्चुअल में पैनल है इस डेवलपर टूल बार के अंदर, वो भी बहुत अच्छा है, सिंपल है। आप पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट इसके अंदर लिख सकते हो। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा वेर, जो कि जावास्क्रिप्ट का है टेस्ट, और मैंने इसको एक वैल्यू दे दी है रवि, ठीक है। एंटर मारा, अनडिफाइंड बोल रहा है। अब मैं इसको लिखता हूँ टेस्ट, तो वो प्रिंट कर दी है फ्रेंड्स ने रवि। तो यानी कि आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया इसने कि जावास्क्रिप्ट आपको कहीं फाइल में नहीं लिखनी है, आपको कहीं भी ऑनलाइन कोई एडिटर ओपन नहीं करना, आपको अपने जो एडिटर में ऑफलाइन एडिटर कोई यूज़ नहीं करना। आप अगर जावास्क्रिप्ट कोर जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं तो आप इसमें भी कर सकते हैं। अगर मैं फॉर लूप की बात करूं तो फॉर लूप चलाऊं इसके अंदर, तो आई 10 कर देता हूँ और फिर आई लेस देन में 5 कर देता हूँ और फिर मैं आई को प्लस प्लस करवा देता हूँ। और फिर मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और आई को प्रिंट करवा देता हूँ और फिर कर देता हूँ एंटर। तो आप देख सकते हैं कि इसने हमारा जो 5 बार लूप चला दिया और प्रिंट करवा दिया। तो कहने का मतलब है आपकी सारी की सारी जो कोर जावास्क्रिप्ट है, जो फंडामेंटल जावास्क्रिप्ट के, जिसमें आते हैं हमारे सिंटैक्स, डाटा टाइप्स, वेरिएबल, कांस्ट, आपके मेथड, फंक्शन बोल सकते हैं आप, कंट्रोल स्टेटमेंट बोल सकते हैं, इफ एल्स फॉर लूप,
और यही सारी चीज़ें हैं बस हमारे पास जावास्क्रिप्ट में। अगर सिंपल कोर जावास्क्रिप्ट की बात करें, अब वो अलग चीज़ है कि आपको एक स्पेसिफिक, अगर मैं एरे की बात करूं, स्ट्रिंग की बात करूं, डेट की बात करूं, उनके डीप में फर्दर उनके कौन से मेथड हैं, तो काफ़ी बड़ी हो जाती है जावास्क्रिप्ट। पर ओवरऑल अगर मैं किसी लैंग्वेज की बात करूं, उसके फंडामेंटल की, उसके सिंटैक्स की, या उसके जो कंट्रोल स्टेटमेंट की, तो यही सारी बेसिक चीज़ें होती है फ्रेंड्स। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप ले लो, सी को ले लो, सी प्लस प्लस को ले लो, जावा का ले लो, डॉट नेट को ले लो, सी शार्प को ले लो, जावा स्क्रिप्ट को ले लो, डार्ट को ले लो, स्विफ्ट को ले लो, कॉटलिन को ले लो, पाइथन को ले लो, तो पीएचपी को ले लो। सारी लैंग्वेजेस के यही फंडामेंटल हैं। अगर आप इन्हें सीख जाते हैं तो फर्दर उनके जो फर्दर की उनकी लाइब्रेरी हैं, उनके कुछ स्पेसिफिक लाइब्रेरी के या क्लास के मेथड हैं, तो वो तो आप डे बाय डे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे और लर्निंग करोगे उस साथ के साथ आ जाएंगी। पर किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सिंपल और मात्र यही चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स। और ये सारी चीज़ें आप जावास्क्रिप्ट पे करते हो तो आप इस कंसोल पैनल का बहुत फ़ायदा उठा लेते हो फ्रेंड्स। दूसरी जो आपके पास ऑप्शन है, ऑनलाइन टूल बार है। तीसरी ऑप्शन है ऑफलाइन में बनाओ, ऑफलाइन आप फाइल बनाओ HTML की, उसमें स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके जावास्क्रिप्ट लिखो और अपनी ब्राउज़र पे उसे रन करो। और जो चौथी ऑप्शन है फ्रेंड्स, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, वो भी काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो बढ़ते हैं। अब इससे पहले एक और चीज़ है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास कुछ लेवल हैं कंसोल के। अब इतने तरह के लेवल हैं जो आप प्रिंट करवा सकते हैं, यानी कि आप एरर, वार्निंग, इन्फो और लॉग, ये 4 टाइप के हैं आपके पास जो आप प्रिंट करवा सकते हो। यानी कि हमारे पास कंसोल डॉट लॉग है, वार्न है, एरर है और इन्फो है। तो 4 तरीके के होते हैं ये कंसोल वाले हमारे पास मेथड। और इनमें आप डिफ़ॉल्ट भी सेट कर सकते हैं और इनको हटा भी सकते हैं, ठीक है। और इनको बाय डिफ़ॉल्ट हमें सिलेक्ट करके ही रखना चाहिए फ्रेंड्स। और यहाँ से आप सारा कंसोल क्लियर कर सकते हैं। तो ये था कंसोल का टैब का जो यूज़ फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं सोर्स पे। सोर्स की भी इसको छोड़ सकते हैं फ्रेंड्स। नेटवर्क, ये टैब भी बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है मैं बताना चाहूँगा। मैं ओपन कर देता हूँ रिएक्ट JS.org, इसको कर देते हैं बंद, इसको कर देते हैं ऑल और अब करते हैं इसको रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी टाइप्स हैं फाइल्स की। यहाँ पे हमारे पास ऑल है, ये कुछ एजेक्स के फैचेस हैं जो सर्वर साइड को जा रहे हैं, जेएस के हैं, जेएस फाइल के, सीएसएस का, इमेज है, मीडिया है, फ़ॉन्ट है, डॉक फाइल है, और यहाँ पे कुछ वेब सॉकेट का अगर आप कनेक्शन बनाते हैं तो वो है, मिनफेस्ट है और अदर है। तो इस टैब से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कौन सी रिक्वेस्ट और कितनी रिक्वेस्ट हम भेज रहे हैं सर्वर से या हमें सर्वर दे रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। रिक्वेस्ट और रिस्पांस दोनों ही आते हैं इस टैब में। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो हेडर्स में ये रिक्वेस्ट है, यहाँ पे पर रिस्पांस आ रहा है हमारे पास। तो रिस्पांस में एक्चुअल आ क्या रहा है आप देख सकते हैं कि ये वाली फाइल पूरे की पूरी हमारे पास रिस्पांस में आ रही है और फिर रेंडर हो रही है। उसके बाद यहाँ पे इनिशिएटर है, यहाँ पे टाइमिंग है फ्रेंड्स, कौन सी चीज़ ने कितना टाइम लिया, क्या साइज़ था उसका, तो ये सारी चीज़ें हैं। कुकीज़ हैं। तो इस वाली टैब से आपको ये सारी चीज़ें पता लगेंगी कौन सी किस टाइप की चीज़ है। स्टेटस कोड हैं फ्रेंड्स, सर्वर के जो यानी कि हमारा HTTP प्रोटोकॉल हैं उसके कुछ स्टेटस कोड होते हैं जिसके थ्रू पता लगता है कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली रन हुई है, फेल्ड हुई है, ब्लॉक हुई है, कुछ उसमें एरर है। तो इन सारे स्टेटस के से पता लगता है वो सारी चीज़ें। तो उसके ऊपर भी मैं आगे वीडियो बताऊंगा कि कौन से स्टेटस का क्या मेथड होता है और कहाँ पे। तो API जब हम डेवलप करेंगे
उस टाइम ये चीज़ें बहुत काम में आती हैं फ्रेंड्स। तो उस टाइम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे साइजेस हैं, साइज़ बता रहा है फाइल का कितना उसने मिली सेकंड में लोड किया ये, और ये कुछ कैशेस रख लिए इसने फाइल में, डिस्क कैशे, यानी कि अब ये मेमोरी कैसे है ये इसने हमारे सिस्टम में रख ली है। ये अभी जब तक ये चल रही है ऐप तब तक है, अगर बंद करेंगे तो ये हट जाएगी, ये मेमोरी कैशे है। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स नेटवर्क टैब की हैं। उसके बाद आ जाते हैं परफॉर्मेंस में। परफॉर्मेंस का भी ऐसा अभी हमारा कोई काम नहीं है तो इसको हम छोड़ सकते हैं। मेमोरी को भी छोड़ सकते हैं। मेमोरी के भी आप देख सकते हैं कि इसने फ़िलहाल जो इस जो वेबसाइट के लिए जो मेमोरी ऑक्यूपाई की है वो 11 MB के करीब की है। अप एंड डाउन ये होती रहती है, तो यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एप्लीकेशन टैब भी फ्रेंड्स काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। अब इसको थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको। ये हमारा मैनिफेस्ट है। मैनिफेस्ट में ये सारी इन्फॉर्मेशन है इस ब्राउज़र की, इस ऐप की, सर्विस वर्क, इसका भी मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियो में। थोड़ा सा अगर बताऊं फ्रेंड्स, तो सर्विस वर्क आपने लास्ट की वीडियो में भी देखा, और उससे जो पहले वाली वीडियो थी रिएक्ट जेएस की फाइल स्ट्रक्चर में, उसमें भी मैंने आपको बताया कि जो सर्विस वर्कर है ये हम यूज़ करते हैं जब हम प्रोग्रेसिव ऐप बनाएंगे, मतलब अपनी वेबसाइट के लिए, तो उसमें ये काम में आती है। उस टाइम वो जो कंटेंट है ऑफलाइन स्टोर कर लेता है ब्राउज़र में, तो ये उसके साथ रिलेट करती है फ्रेंड्स। क्लियर स्टोरेज है। क्लियर स्टोरेज में जो भी जितनी भी कैसे इस एप्लीकेशन की बनी, इस फाइलों में बनी, तो उसके लिए फ्रेंड्स हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं वो सारी कैशे। उसके बाद हमारे पास है स्टोरेज। ये ब्राउज़र स्टोरेज एपीआई भी बोल सकते हैं, या ब्राउज़र स्टोरेज है। अब ओल्ड स्टोरेज है हमारे पास, जो पहले यूज़ हम करते थे वो थी कुकी फ्रेंड्स। अब जो लेटेस्ट जो ब्राउज़र में या मॉडर्न इंजन आए हैं ब्राउज़र के अंदर, उन्होंने मॉडर्न स्टोरेज रखी हैं, वो काफ़ी तरीके की हैं, और इसीलिए शायद हमारी जो एप्लीकेशन है उनकी जो क्वालिटी काफ़ी अच्छी बढ़ गई है। क्योंकि अब क्या है कि लोग या जो भी क्लाइंट्स हैं या जो भी डेवलपर हैं, जितना हो सके वो सर्वर पे लोड नहीं डालते उन चीज़ों का। वो सारा का सारा जो चीज़ें हैं वो क्लाइंट साइड पे, यानी कि ब्राउज़र साइड पे या डिवाइस साइड पे सॉर्ट आउट करते हैं या सर्व करवाते हैं अपनी एप्लीकेशन को थ्रू द स्टोरेज एपीआई। कुछ केसेस में ऐसा होता है फ्रेंड्स कि मान लो हमें यूज़र के अकॉर्डिंग कुछ डाटा चाहिए स्ट्रक्चर फॉर्म में, तो हम पहले क्या करते थे, सारा का सारा डाटा हम स्ट्रक्चर फॉर्म में सर्वर से भेजते रहते थे बार 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 बार, जिससे हमारे जो सर्वर की या हमारे जो एप्लीकेशन की जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी डाउन जाती थी। बट अब स्टोरेज एपीआई के थ्रू हम अगर सर्वर से कोई डाटा मंगा रहे हैं फ्रेंड्स, तो हम वो स्टोर कर लेते हैं इन सारे जो इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से। लोकल स्टोरेज है, सेशन स्टोरेज है, जो कि की बेसिस पे वैल्यू स्टोर करता है, जैसा कि कुकीज़ के केस में। पर कुकीज़ के केस में थोड़ा सा चेंज है फ्रेंड्स, वो थोड़ा इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखता है, और कुछ हम वहाँ पे सेट भी कर सकते हैं वैल्यू, जो कि लोकल स्टोरेज के फॉर्म में नहीं होता। इसमें आपको सिंपल एक की मिलती है, आप उसे कोई भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में वैल्यू पास कर दो, वो स्टोर करके रख लेगा, और वो फॉर एवर आपके स्टोर रहती है ब्राउज़र में, जब तक कि आप उसे डिलीट नहीं करते या क्लियर नहीं कर देते कैशे। ऐसा ही जो उसका अल्टरनेट है सेशन। सेशन से मीन है कि जब तक आपका ब्राउज़र ओपन है तब तक मेंटेन करता है, अदरवाइज क्लोज करो तो साथ के साथ वो वैल्यू डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद हमारे पास है इंडेक्स डीबी। इंडेक्स डीबी में भी फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ये डाटा रखता था। ये पूरा एक डीबी की तरह है। अगर आप रिलेशनल डेटाबेस की बात करो या सीक्वल डेटाबेस की बात करो, तो उस टाइप में हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, उस पर इंडेक्स लगा सकते हैं। तो ये भी काफ़ी पॉपुलर है फ्रेंड्स, आज की डेट में काफ़ी एप्लीकेशन इसे यूज़ करती हैं।
और उसके बाद हमारे पास है वेब एसक्यूएल। ये तो पूरा का पूरा फ्रेंड्स एसक्यूएल ही है। इसमें आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, सिलेक्ट क्वेरी चला सकते हो, डिलीट क्वेरी चला सकते हो, वट आप जो सीक्वल डेटाबेस में कर सकते हो वो चीज़ इसमें कर सकते हो फ्रेंड्स। तो ये भी इसका बेनिफिट है, बट इसका ट्रेंड थोड़ा सा कम हो गया है। ये शायद थोड़ी टाइम तक ब्राउज़र से भी हट जाए, डिक्रिप्ट होने लग गया है ये ब्राउज़र से। उसके बाद कुकीज़ तो आप जानते हो फ्रेंड्स। उसके बाद कैशे है, कैशे भी है हमारे पास, एप्लीकेशन कैसे है, कैशे स्टोरेज है ब्राउज़र की। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बैकग्राउंड सर्विसेज हैं। ये सारी डिपेंड करती हैं हमारे ब्राउज़र पे। ये ब्राउज़र टू ब्राउज़र वेरी करती हैं फ्रेंड्स। ये अलग अलग हो सकती हैं ब्राउज़र टू ब्राउज़र। इसमें अगर मैं एक चीज़ बताऊं आपको, नोटिफिकेशन और पुश मैसेजिंग वाला जो फीचर है, इस वाले फीचर से आपने देखा होगा फ्रेंड्स, कई बार आप वेबसाइट्स में जाते हैं और आपके पास एक पॉपअप आ जाता है सामने कि नोटिफिकेशन अलाउ और नॉट। तो वो सारी चीज़ फ्रेंड्स इस वाले टूल से चलती हैं या इस वाली ऑप्शन से चलती हैं। ब्राउज़र के पास कुछ स्क्रिप्ट्स होती हैं जिसके थ्रू जो डेवलपर कह लो या सर्विस प्रोवाइडर कह लो, वो अपनी एपीआई हिट करता है और साथ के साथ आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू वो मैसेजेस आते हैं। जब भी आप इसको अलाउ करोगे तो अगर उनके थ्रू कोई मैसेजेस पास होंगे तो आपको वो अपने ब्राउज़र में नोटिफिकेशन के थ्रू दिखते हैं फ्रेंड्स। तो पुश मैसेजिंग भी ऐसा ही फीचर है कि आप ब्राउज़र टू ब्राउज़र मैसेजेस पास कर सकते हो फ्रेंड्स। तो इनका यूज़ करके भी हम आगे फर्दर वीडियो बनाएंगे फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको ये सारी टैब क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद एक और टैब है जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, ये भी काफ़ी यूज़फुल है, वो है लाइट हाउस। अब ये लाइट हाउस है क्या फ्रेंड्स? तो ये लाइट हाउस यूज होती है फ्रेंड्स, इससे हम अपनी एप्लीकेशन की ऑफलाइन परफॉर्मेंस टेस्ट कर सकते हैं। अगर वो कोई वेबसाइट है तो हम उसकी एसईओ टेस्ट कर सकते हैं। एसईओ इन द सेंस कि वो हमें एक ऑडिट रिपोर्ट जनरेट कर देगा जिसमें वो एक अपने एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हमें बता देगा जो हमारे वीक पॉइंट्स हैं वेबसाइट में, जो कि हमने कवर नहीं किए अपनी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो वो सारी की सारी रिपोर्ट जनरेट करके दे देता है ऑफलाइन, विदाउट कि आप जो ऑनलाइन टूल यूज़ करें, आप पेज स्पीड यूज़ करें, आप गेट मैट्रिक्स यूज़ करें या पिंग टूल है, काफ़ी सारे और भी टूल्स हैं। तो आप ये सारी चीज़ें ऑफलाइन भी कर सकते हैं और अपने वो सारी बग्स रिजॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद हमारे पास एक सिक्योरिटी है फ्रेंड्स, तो इसको भी फ़िलहाल अभी के लिए छोड़ देते हैं, अभी के लिए इसका काम नहीं है कुछ। तो हमारी ये सारी की सारी जो डेवलपर वाली जो ऑप्शन है वो सारी क्लियर हो गई हैं फ्रेंड्स, और आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और जो यूज़ करने वाली ऑप्शंस मैंने बताई आपको, एलिमेंट्स, कंसोल और स्पेशली नेटवर्क टैब। तो ये जो 3 टैब हैं फ्रेंड्स, इसको आपने हमेशा याद रखना है जब भी आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की डेवलपमेंट करते हैं फ्रेंड्स। और स्पेशली जो फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं या फ्रंट एंड डेवलपर एक्चुअल में हैं, नेटवर्क टैब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसोल टैब इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट टैब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आपकी जो डिबगिंग है वो अधूरी है। इसके बिना आपकी जो जो आप कर रहे हो काम, वो थोड़ा सा उसमें आप चीज़ें मिस करोगे, स्टक करोगे, प्रॉब्लम फेस करोगे। तो मैं रेकमेंड करूँगा ये तीनों टैब तो आपको याद कर लो, चाहे लिख के ले लो या प्रैक्टिस फुल्ली रखो, इसमें इसको यूज़ करो जितना हो सके। तो फ्रेंड्स, डेवलपर टूल में इतना ही। अब हम आगे बढ़ते हैं जो कि एक और टूल हमें यूज़ करना है, क्योंकि हम रिएक्ट जेएस सीख रहे हैं और मुझे लगता है कि वो टूल बार या टूल्स भी आपको यूज़ करनी चाहिए। तो वो मैंने ओपन करके रखी हुई है पहले से ही, तो जिसका नाम है रिएक्ट टूल डेवलपर टूल्स। तो फ्रेंड्स, आपको ये टूल
सिंपली इंस्टॉल कर देना है। ये मोस्ट ऑफ सभी ब्राउज़र्स के लिए अवेलेबल है। मैं क्रोम में यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने क्रोम का जो उसका स्टोर है, वेब स्टोर, वो ओपन किया है। आप एज यूज़ कर रहे हो या आप फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हो तो आप उसमें इंस्टॉल कर सकते हो उसे। तो इसमें करना कुछ नहीं है, जस्ट इसे टाइप करना है, गूगल में आप सर्च करो रिएक्ट डेवलपर टूल्स, और जस्ट उसके बाद जब ये ओपन हो जाएगा तो आप जस्ट इसको ऐड टू क्रोम कर दो फ्रेंड्स, और ये साथ के साथ ऐड हो जाएगा फ्रेंड्स। अब ये साथ के साथ, तो अब इसका बेनिफिट बताता हूँ फ्रेंड्स। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि जिसे आप देख सकते हैं कि react js.org है। तो जो react js org है फ्रेंड्स, अच्छी बात ये है कि ये भी react js में बनी है वेबसाइट। और इसको हम पता कैसे कर सकते हैं कि ये react js में बनी है? थ्रू दिस टूल फ्रेंड्स। जी हाँ, इस टूल के थ्रू आप पता कर सकते हैं कोई भी वेबसाइट जिसमें रिएक्ट जेएस यूज हो रही है या वो फुल्ली रिएक्ट जेएस में बनी है फ्रेंड्स, उसका फ्रंट एंड रिएक्ट जेएस में बना है। तो इस टूल के थ्रू आप ये चीज़ पता कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो और इसका एक और बेनिफिट भी है फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस पेज इज़ यूजिंग द प्रोडक्शन बिल्ड ऑफ रिएक्ट। कहने का मतलब है कि जब हम रिएक्ट जेएस की बिल्ड बनाते हैं तो वो प्रोडक्शन मोड में है फ्रेंड्स। यानी कि प्रोडक्शन मोड में कैन का मतलब है कि वो थोड़ी ऑप्टिमाइज बिल्ड होती है, जो कि लाइव प्रोजेक्ट्स को जब हम उसे एक्चुअल सर्वर पे या एक्चुअल जो लाइव जहाँ पे हमने करना होता है वहाँ पर डालते हैं, तो वो सारी चीज़ों को प्रोडक्शन बोलते हैं। तो ये प्रोडक्शन बिल्ड यूज़ कर रहा है। अगर ये डेवलपमेंट बिल्ड यूज़ करता फ्रेंड्स या पुराना रिएक्ट जेएस का वर्जन यूज़ करता तो यहाँ पे वार्निंग आती और ये आइकन हमारा कुछ रेड कलर में होता फ्रेंड्स। तो ये बेनिफिट है इसका फ्रेंड्स। दूसरा बेनिफिट हमें क्या करना पड़ेगा जब हम इसे करेंगे इंस्पेक्ट, तो जो हमारी डेवलपर टूल बार है फ्रेंड्स, उसी में ये दो मेथड और ऐड हो जाते हैं, दो टैब और उड़ जाते हैं, जहाँ होता है एक कंपोनेंट्स और दूसरा प्रोफाइलर। प्रोफाइलर में परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग चीज़ें सॉर्ट आउट या करते हैं चेक, और जो कि काफ़ी कम यूज होती है, बट कंपोनेंट्स वाली टैब काफ़ी यूज होती है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो हमारे पास एलिमेंट के केस में आती है ये सारी HTML। जब आप कंपोनेंट्स के केस टैब में जाओगे तो जो जो और जैसा जैसा ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, कौन सा ये कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, कौन सा इनका जो मेन रैपर है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है, कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है फ्रेंड्स। तो आपको पता लग रहा होगा कि अब कि रिएक्ट एक्चुअल में ही कंपोनेंट बेस्ड चीज़ है फ्रेंड्स, या कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी है। सारी की सारी चीज़ यहाँ कंपोनेंट है, और हर एक चीज़ को या रो को यहाँ पे की असाइन की जाती है, जिससे हमारा रिएक्ट का डोम आइडेंटिफाई करता है कि किस चीज़ में चेंज हुआ है। और इसीलिए फ्रेंड्स ये फास्ट है, क्योंकि ये यूज़ करता है वर्चुअल डोम, और वर्चुअल डोम इन कीज से ही आइडेंटिफाई करता है कि इस डोम में कोई चीज़ अपडेट हुई है कि नहीं। अगर वो होती है, वो सारी की सारी चीज़ें पहले क्या करता है, मेमोरी में रखता है, और जब वो आइडेंटिफाई कर लेता है इस कीज़ के थ्रू कि किस नोड में या किस एलिमेंट में अपडेट हुई है चीज़ें, तो उसको साथ ही साथ एक्चुअल डोम में रेंडर कर देता है। इसी के लिए इसी से हमारा जो रिएक्ट जेएस की परफॉर्मेंस है वो थोड़ा फास्ट हो जाती है फ्रेंड्स। और दूसरी साइड में आप देख सकते हैं प्रॉप्स हैं, उसके चिल्ड्रन हैं, कुछ कोड हैं, ये लोकल स्टेट हैं फ्रेंड्स। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल होती हैं। तो जब भी आप रिएक्ट जेएस करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, या ऑलरेडी कर रहे हैं और आपको पता नहीं इस टूल के बारे में, तो प्लीज़ 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 इंस्टॉल दिस टूल नाउ, क्योंकि ये आपकी बहुत हेल्प करेगा फ्रेंड्स। इसको हमेशा अपने सिस्टम पर हमेशा रखिए, और ये मेरी ऑलवेज होती है, मैंने अभी रिमूव कर की थी ताकि मैं आपको एक्चुअल डेमो दिखा सकूं और आप देख सको कि ये एक्चुअल में इंस्टॉल कैसे होती है और दिखती कैसे है। तो मैं इसकी जो डेवलपमेंट मोड है फ्रेंड्स की, ये रेड कैसे
दिखेगा आइकन, इसके ऊपर भी मैं शो कर दूंगा आपको जो मेरी अपकमिंग वीडियो आने वाली है, रिएक्ट जेएस के ट्यूटोरियल आने वाले, उस टाइम में भी आपको ये चीज़ें दिखा दूंगा कि कैसे ये रेड कलर में दिखता है ये आइकन डेवलपमेंट मोड में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी फ्रेंड्स, क्योंकि ये नॉलेजेबल वीडियो है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो है फ्रेंड्स ये। और मेरा लैपटॉप भी काफ़ी डाउन होने वाला है, बैटरी काफ़ी डाउन होने वाली है, वीडियो भी शायद बंद होने वाली है फ्रेंड्स। तो इससे पहले कि वीडियो बंद हो तो मैं इजाज़त लेना चाहूँगा फ्रेंड आपसे, और मिलूँगा आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए मेरी वीडियो, और शेयर करते रहिए अपनी वैल्यूएबल फीडबैक और कमेंटिंग। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।